Welcome to the 60 Minutes English for Hindi Speakers show. It's been a long time I haven't been live. I think it's about 2 or 3 weeks I didn't host any live show. Nice to see you, all of you. In our today's session, you are going to learn around 50 English sentences and a lot of new English words. With the help of these words, you can improve your vocabulary and you can be able to speak English in a better way. So let's begin. First idiom is be alive and kicking, which means देखिए alive मतलब होता है जिंदा होना, alive जिंदा होना, मरा हुआ dead and alive is जिंदा. Okay, somebody is alive and kicking. It means that person is वो इंसान जिंदा है और वो एक्टिव भी है. Not only alive but also active. मतलब कोई इंसान जिंदा तो है ही पर वो एक्टिव भी है. He is alive and kicking. She is alive and kicking. So usually when we are young, जब हम जवान होते हैं उस वक्त हम अलाइव होते हैं, यानी कि जिंदा तो होते ही है ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ हम बहुत एक्टिव होते हैं. बट यूजुअली व्हेन वी गेट ओल्डर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद यूजुअली लोग एक्टिव नहीं होते. एंड इन केस इफ यू वांट टू से कोई बुजुर्ग आदमी है जो आप बोलना चाहते हो कि वो अलाइव भी है और वो अभी भी बहुत एक्टिव है, तो आप कह सकते हो ही इज अलाइव एंड किकिंग. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. अगर आप कहना चाहते हो कि मेरी ग्रैंडमदर 80 साल की है, मेरी दादी 80 ईयर्स 80 साल की है, लेकिन वो अभी भी जिंदा तो है ही प्लस वो एक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है. सो इट्स वेरी रेयर केस. नाउअडेज ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद एक्टिव रहता है. तो इन केस यू फाइंड समबडी हु इज़ वेरी एक्टिव in the old age, you can say that person is alive and kicking. So you can say my grandmother is alive and kicking. My grandmother is 80 years old but still she is alive and kicking. My grandmother is 80 years old but still she is alive and kicking. So another example, I met him last week, he is still alive and kicking. I met him last week, he is still alive and kicking. इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि मैं उन्हें पिछले हफ्ते ही मिला और वो अभी भी बहुत एक्टिव है. ही इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग. वो अभी भी बहुत एक्टिव है. ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड पर्सन, किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वरना जवान आदमी तो वैसे ही जिंदा और एक्टिव होता है. इडियम नंबर 2 इज नो स्वेट. नो स्वेट, इसका मीनिंग होता है नो प्रॉब्लम. अगर आप कहना चाहते हो नो प्रॉब्लम तो आप कह सकते हो नो स्वेट. सपोज आप मुझे पूछते हो इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द टीवी, मैं बोलता हूँ नो प्रॉब्लम, तो इस नो प्रॉब्लम की जगह मैं कह सकता हूँ नो स्वेट. या श्योर, नो स्वेट. इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द टीवी? या श्योर, नो स्वेट, यानी कि नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द मैकेनिक, योर कार इज ब्रोकन. आपकी कार डैमेज, आपकी कार खराब हो चुकी है, शुरू नहीं हो रही है, तो कैन से माई कार इज ब्रोकन. ओके, तो इफ योर कार इज ब्रोकन एंड यू गो टू द मैकेनिक, आप मैकेनिक के पास जाते हो, मैकेनिक को पूछते हो मेरी कार शाम तक रिपेयर हो जाएगी क्या? मेरी कार शाम तक रिपेयर हो जाएगी क्या? अब अगर मैकेनिक आपको बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपकी कार शाम तक रिपेयर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, तो द मैकेनिक कैन टेल यू इन दिस वे. वो मैकेनिक आपको इस तरीके से बोल सकता है, ऑफ कोर्स आई कैन हैव योर कार रिपेयर्ड बाय द इवनिंग, नो स्वेट. ऑफ कोर्स आई कैन हैव योर कार रिपेयर्ड बाय द इवनिंग, नो स्वेट. यानी कि मैं आपकी कार शाम तक रिपेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. नो प्रॉब्लम को आप कह सकते हो नो स्वेट. अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारी गाड़ी में मेरे लिए जगह है, क्या तुम्हारी गाड़ी में मेरे लिए जगह है, तो मैं कुछ ऐसे पूछूंगा, हैव यू गॉट स्पेस इन योर कार फॉर मी? हैव यू गॉट सम स्पेस इन योर कार फॉर मी? और सामने वाला इंसान मुझे कहता है नो प्रॉब्लम, या श्योर, नो प्रॉब्लम, या श्योर, नो प्रॉब्लम, तो वो कह सकता है या श्योर, नो स्वेट, या श्योर, नो स्वेट. हैव यू गॉट सम स्पेस फॉर मी इन योर कार? या श्योर, नो स्वेट, यानी कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट इडियम इज ड्रेस टू किल. ड्रेस्ड टू किल. So if somebody is dressed to kill, that means that person is dressed in a great way. That person is dressed in a, you can say impressive, in a fancy clothing. If somebody is wearing fancy clothing, so you can say he is dressed to kill. Dressed in a fancy or impressive, stylish clothes to impress someone. So let's see some examples. If you want to say कि वो reception में बहुत ही impressive कपड़े पहनकर आई. She arrived at the reception dressed to kill. She arrived at the reception dressed to kill. Okay. Another example, the man was dressed to kill in a tuxedo, hat, gold watch and expensive shoes because he was going to accept an award. The man was dressed to kill in a tuxedo. Tuxedo is a kind of suit. Tuxedo एक प्रकार का सूट होता है जो नॉर्मल हम सूट पहनते हैं, उसी तरह का एक विशेष प्रकार का सूट होता है जिसमें सैटिन का लैपल होता है यहाँ पे और थोड़ा स्टाइल उसका अलग होगा. तो यू कैन से द मैन वॉज ड्रेस्ड टू किल इन अ टक्सीडो, हैट एंड अ गोल्ड वॉच एंड एक्सपेंसिव शूज बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रिसीव द अवार्ड. वो आदमी टक्सीडो पहना हुआ था,
महंगे जूते, महंगी घड़ी और गोल्ड सोने की घड़ी पहना हुआ था, महंगे जूते पहना हुआ था, एक हैट पहना हुआ था और एकदम इंप्रेसिव तरीके से उसने कपड़े पहने हुए थे। दैट मीन्स ही वॉज ड्रेस्ड टू किल बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रिसीव द अवार्ड, क्योंकि वो अवार्ड लेने के लिए वहां जा रहा था। और नेक्स्ट वर्ड इज टेक बैक। टू टेक बैक, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है। टेक बैक यानी कि कोई चीज वापस लेना, कोई चीज वापस लेना। सपोज इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो, कपड़ों की कोई दुकान चला रहे हो या कोई भी विशेष प्रकार का कोई बिजनेस आप चला रहे हो और आप अपने कस्टमर से ये कहना चाहते हो कि एक बार बेची हुई कोई भी चीज हम वापस नहीं लेंगे जब तक आप हमको रसीद न दिखाओ, तो इससे आप इंग्लिश में कहोगे वी ओनली टेक गुड्स बैक, वी ओनली टेक गुड्स बैक इफ कस्टमर्स कैन प्रोड्यूस द रिसीट। वी ओनली टेक गुड्स बैक इफ कस्टमर्स प्रोड्यूस द रिसीट। अगर कस्टमर्स रिसीट दिखाते हैं तभी हम हमारे बेचे हुए सामान को वापस लेते हैं, नहीं तो हम वापस नहीं लेते। और अगर आपकी पॉलिसी है कि हम वापस लेते ही नहीं, अगर आपकी पॉलिसी है कि हम गुड्स को, कोई भी बेची हुई चीज़ को हम वापस लेते ही नहीं, तो आप कह सकते हो वी डोंट टेक बैक द प्रोडक्ट्स वंस सोल्ड। वी डोंट टेक बैक द प्रोडक्ट्स वंस सोल्ड। टेक बैक यानी वापस लेना। वी डोंट टेक बैक द प्रोडक्ट वंस सोल्ड। एक बार बेचा गया माल वापस नहीं लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट बैक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट बैक यानी कि वापस रख देना, कोई चीज अपनी जगह पे वापस रख देना। पुट बैक। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जब आपका पढ़ना हो जाए तो इस बुक को वापस बुक शेल्फ में रख देना। अगर आप कहना चाहते हो जब आपका ये बुक पढ़ना हो जाए तो इस बुक को वापस शेल्फ में रख देना, तो आप कह सकते हो पुट दिस बुक बैक ऑन द शेल्फ when you have finished with it. Put this book back on the shelf when you have finished with it. Put back यानी कि वापस रखना। So there are multiple meanings of this phrasal verb. इस phrasal verb के दो तीन मीनिंग है। Put back का एक मीनिंग है वापस रख देना और put back का दूसरा मीनिंग है इवेंट, कोई काम जो आप करने जा रहे थे उसको पोस्टपोन कर देना अगली डेट तक। किसी काम को टाल देना और अगली डेट के लिए उसको पोस्टपोन कर देना, तब भी आप कह सकते हो पुट बैक। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो हमने हमारी ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दी अभी के लिए और जून मंथ में हम हमारी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, या हम ट्रिप में जाएंगे, हम अपनी ट्रिप लेकर जाएंगे जून मंथ में, तो आप कह सकते हो वी हैव पुट द ट्रिप बैक अंटिल जून नाउ। अब हमने हमारी ट्रिप जून महीने तक पोस्टपोन कर दी है, यानी कि अभी हम जाने वाले थे, हमने उसको कैंसिल कर दिया, अब हम जून मंथ में जाएंगे। वी हैव पुट बैक आवर ट्रिप अंटिल जून नाउ। आप कहना चाहते हो कि बच्चों ने घर में की सारी घड़ियों में टाइमिंग पीछे कर दिया। शायद पता नहीं आपने कभी ऐसा बचपन में किया होगा। घड़ी का अभी आजकल मॉडर्न ज़माना है, सबके पास मोबाइल्स होते हैं, तो अपने अपने मोबाइल में हर कोई टाइम देख सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में घर में एक या दो या तीन घड़ी हो सकती है। उन घड़ियों में अगर टाइमिंग पीछे कर दिया तो घर वालों को किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रात के कितने बज रहे हैं। तो अगर आप कहना चाहते हो कि बच्चों ने घड़ी का टाइमिंग जो है वो पीछे कर दिया ताकि वो देर रात तक जाग सके, ताकि वो देर रात तक जाग सके और मस्ती कर सकते हैं। यूजुअली पेरेंट्स लोग 9 बज गए सो जाओ, 9 बज गए सो जाओ ऐसे करके पीछे लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने घड़ी का टाइमिंग पीछे कर दिया ताकि वो देर रात तक जाग सके। तो आप कह सकते हो द चिल्ड्रन पुट बैक ऑल द क्लॉक्स so that they can stay up later. Stay up later यानी देर रात तक जागना। Stay up later यानी देर रात तक जागना। The children put back all the clocks so that they can stay up later. The children put back all the clocks so that they can stay up later. ताकि वो देर रात तक जाग सके। Okay? So this was the third meaning of put back. पहला meaning put back का था किसी चीज़ को अपनी जगह पे वापस रख देना। Put back का दूसरा meaning था किसी चीज़ को, किसी काम को postpone कर देना, और तीसरा meaning है घड़ी को पीछे कर देना। Put back. Okay, next one is look after. You are very familiar, कुछ स्टूडेंट्स जो सेकेंड या थर्ड फोर्थ लेवल में पढ़ रहे होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा लुक आफ्टर का मीनिंग। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर? इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। सो गाइस आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आप जानते हो। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं। सो पुट बैक, टेक बैक और लुक आफ्टर, ऑल द थ्री आर फ्रेजल वर्ब्स। ये तीनों भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। लुक आफ्टर यानी टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समथिंग। सो अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे मेरे ग्रैंड मदर का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे मेरे ग्रैंड मदर की केयर करनी पड़ती है, उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको मेडिसिन वगैरह टाइम पे देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सब काम मुझे करना पड़ता है, तो आप कह सकते हो आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर। आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो तो आप कह सकते हो लुक आफ्टर योर स्टडीज़, लुक आफ्टर योर स्टडीज़। अगर आप कहना चाहते हो अपनी सेहत का ध्यान रखो तो आप कह सकते हो लुक आफ्टर योर हेल्थ, लुक आफ्टर योर हेल्थ। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं अपने पड़ोसी के बिल्ली का ध्यान रखता हूँ जब वो घर पे नहीं होते, मैं अपने पड़ोसी के बिल्ली का ध्यान रखता हूँ जब वो घर पे नहीं होते,
तो यूजुअली अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा तो शायद आपको ये चीज़ें करनी पड़ती होगी कि अपना पालतू जानवर, जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो पालतू जानवर को हम पड़ोसी के हाथ में सौंप के जाते हैं और उसको कहते हैं प्लीज़ लुक आफ्टर माई पेट, प्लीज़ लुक आफ्टर माई डॉग, प्लीज़ लुक आफ्टर माई कैट अंटिल आई रिटर्न, प्लीज़ लुक आफ्टर माई कैट, प्लीज़ लुक आफ्टर माई डॉग अंटिल आई रिटर्न। तो आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो कि मैं अपने पड़ोसी के बिल्ली का ध्यान रखता हूँ जब वो बाहर होते हैं या वो घर पे नहीं होते, तो आप कह सकते हो आई लुक आफ्टर द नेबर्स कैट वाइल दे आर अवे। आई लुक आफ्टर द नेबर्स यानी पड़ोसी, आई लुक आफ्टर द नेबर्स कैट व्हेन दे आर अवे, जब वो घर पे नहीं होते तो मैं उनके पालतू बिल्ली का ध्यान रखता हूँ। लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट असाइड। पुट असाइड, पुट असाइड। वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, इस फ्रेजल वर्ब का एक मीनिंग होता है सेव मनी फॉर फ्यूचर। सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसा बचा के रखना। सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसा बचा के रखना। पुट असाइड। ओके, सो यू कैन से बैंक में मैंने थोड़ा सा पैसा बचा के रखा हुआ है। अगर आप कहना चाहते हो कि मैंने थोड़ा सा पैसा भविष्य के लिए बैंक में बचा के रखा है, फिक्स डिपॉजिट करके रखा है या सेविंग्स अकाउंट में रखा है, तो आप कह सकते हैं आई हैव सम मनी पुट असाइड इन द बैंक। मैंने थोड़ा सा पैसा बैंक में बचा के रखा है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो कि वो अपने वैकेशंस के लिए थोड़ा पैसा बचाकर रख रहा है, वो अपने वैकेशंस के लिए थोड़ा पैसा बचाकर रख रहा है, तो आप कह सकते हो ही हैज़ बीन पुटिंग असाइड सम मनी फॉर हिज वैकेशन। ही हैज़ बीन पुटिंग असाइड सम मनी फॉर हिज वैकेशन। पुट असाइड का पहला मीनिंग मैंने आपको बताया, पैसा बचाकर रखना, और पुट असाइड का दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ के बारे में फिलहाल के लिए सोचना या चिंता करना बंद करना। वी नीड टू पुट असाइड दीज प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। वी नीड टू पुट असाइड दीज प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। हमको इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करना होगा। वी नीड टू पुट असाइड दीज प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। अगर आप कहना चाहते हो कि हमें आपसी मतभेद को भुलाकर साथ में काम करना शुरू करना पड़ेगा, वी नीड टू पुट असाइड आवर डिफरेंसेस एंड वर्क टुगेदर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट बैक, विच मीन्स किसी जगह पर वापस जाना, गेट बैक। सो अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि तुम घर पे कितने बजे वापस आते हो, तो आप कह सकते हो एट वॉट टाइम डू यू गेट बैक। एट वॉट टाइम डू यू गेट बैक। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप समय पे वापस आते हो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि अगर आप समय पे लौटते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो। इफ़ यू गेट बैक इन टाइम यू कैन कम विद अस। इफ़ यू गेट बैक इन टाइम यू कैन कम विद अस। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो जब हम होटल में वापस आए तो वो वहाँ से जा चुकी थी, तो आप कह सकते हो व्हेन वी गॉट बैक टू द होटल शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन वी गॉट बैक टू द होटल शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज टू कन्फेस। कन्फेस का मीनिंग होता है अपनी गलती को कबूल करना, अपने गलती को मान लेना। टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग बैड और रॉन्ग। उस औरत ने पैसे चुराए थे, इस बात को उसने कबूल किया, तो आप कह सकते हो द यंग वुमन कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। याद रखिए कन्फेस्ड के बाद टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। द यंग वुमन कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। कैन यू मेक मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप और एग्जाम्पल्स बना सकते हो? आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। उसने मर्डर किया था, ये बात उसने कबूल की। उसने मर्डर किया था, ये बात उसने कबूल की, तो आप कह सकते हो ही कन्फेस्ड टू कमिटिंग अ मर्डर। ही कन्फेस्ड टू कमिटिंग अ मर्डर। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग माई बाइक। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग यानी चुराना। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग माई बाइक। ही कन्फेस्ड टू ब्रेकिंग द फ्लावर पॉट। उसने फ्लावर पॉट तोड़ा था और ये बात उसने कबूल की, तो आप कह सकते हो ही कन्फेस्ड टू ब्रेकिंग द फ्लावर पॉट। कन्फेस के लिए ही दूसरा वर्ड हो सकता है कम क्लीन। टू कम क्लीन यानी अपनी गलती कबूल करने के लिए दूसरा वर्ड हो सकता है टू कम क्लीन। तो अगर आप कहना चाहते हो मैंने डिसाइड किया कि फ्लावर पॉट मैंने ही तोड़ा था, इस बात को मैं कबूल करता हूँ। आई डिसाइडेड टू कम क्लीन अबाउट द ब्रोकन फ्लावर पॉट। कल रात आप कहाँ थे, ये बात आपने कन्फेस कर लेना चाहिए। कल रात आप कहाँ थे, ये बात आपने कन्फेस कर लेना चाहिए, तो आप कह सकते हो आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वेर यस्टरडे। आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वेर यस्टरडे। टू कम क्लीन यानी अपनी गलती कबूल करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय। तो अगर आप कहना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो आप कह सकते हो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस यू नीड टू हैव डिटर्मिनेशन। या फिर यू नीड ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इन बिजनेस। यू नीड ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इन बिजनेस। अगर आप कहना चाहते हो हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है लेकिन आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन बट यू नीड टू हैव डिटर्मिनेशन।
नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मीनिंग होता है अंधविश्वासी। सुपरस्टिशियस का मीनिंग होता है अंधविश्वासी। अंधविश्वासी जो अंधविश्वास रखता है, जैसे रास्ते से बिल्ली आड़ी चले जाए तो हम कई बार उस रास्ते से लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए कि अशुभ होता है, अशुभ माना जाता है। तो जो लोग ऐसी बातों में विश्वास रखते हैं उनको बोलते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस आपको कहना है वो बहुत ही अंधविश्वासी है, तो आप कह सकते हो ही इज सो सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट वन इज एक्सोटिक। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मीनिंग होता है असामान्य, अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट थिंग इज फ्रॉम अब्रॉड। बाहर के देश की कोई चीज़ है और इस वजह से वो इंटरेस्टिंग है। बाहर देश की कोई चीज़ है और वो इस वजह से इंटरेस्टिंग है और असामान्य है, तो आप कह सकते हैं एक्सोटिक। ही एंजॉयज ट्रैवलिंग टू रिमोट एंड एक्सोटिक डेस्टिनेशंस। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है उसे एक्सोटिक यानी कि असामान्य और दूसरे देश की रिमोट जगहों पे जाना पसंद है। उसको रिमोट डेस्टिनेशंस, यानी रिमोट का मीनिंग होता है लोग जहाँ रहते हैं, मतलब गांव से बहुत दूर कोई एरिया है उसको हम बोलेंगे रिमोट एरिया या रिमोट डेस्टिनेशन। तो आप कहना चाहते हो कि वो रिमोट डेस्टिनेशंस पे जाना, एक्सोटिक और रिमोट डेस्टिनेशंस पे जाने में उसको बहुत मजा आता है, तो आप कहोगे ही एंजॉयज ट्रैवलिंग टू रिमोट एंड एक्सोटिक डेस्टिनेशंस। अनदर एग्जाम्पल, वो एक बहुत ही एक्सोटिक वुमन थी, यानी कि वो असामान्य थी। अब जैसे किसी फॉरेनर को हम देख लेते हैं तो वो हमको अलग लगता है, असामान्य लगता है, क्योंकि वो दूसरे देश के होता है। तो आप कह सकते हो शी वॉज एन एक्सोटिक वुमन। वो एक एक्सोटिक वुमन थी, असामान्य औरत थी। शी हैड रेड हेयर एंड ब्लू आइज। उसकी आंखें नीली थी, उसके बाल लाल थे और वो एक एक्सोटिक यानी कि असामान्य औरत थी। शी वॉज एन एक्सोटिक वुमन विथ रेड हेयर एंड ब्लू आइज। नेक्स्ट वन, मुझे परेशान करना, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, तो आप कह सकते हो स्टॉप बॉदरिंग मी। स्टॉप बॉदरिंग मी। ओके, अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। आई एम सॉरी टू बॉदर यू। अगर आप कहना चाहते हो कि अगर मैं टीवी शुरू करता हूँ तो क्या आपको डिस्टर्बेंस होगा? अगर मैं टीवी शुरू करता हूँ तो क्या आपको कोई डिस्टर्बेंस होगा? तो आप कह सकते हो इफ़ आई टर्न ऑन द टीवी विल इट बॉदर यू। इफ़ आई टर्न ऑन द टीवी विल इट बॉदर यू। द नेक्स्ट वर्ड इज रिलाई। टू रिलाई ऑन समवन। टू रिलाई ऑन समवन यानी कि किसी पे निर्भर रहना। टू रिलाई ऑन समवन, किसी पे निर्भर रहना, किसी पे डिपेंड रहना, किसी पे निर्भर रहना। तो अगर आप कहना चाहते हो कि क्या मैं आप पे निर्भर रह सकता हूँ, तो आप कह सकते हो कैन आई रिलाई ऑन यू। क्या मैं आप पे निर्भर रह सकता हूँ, तो आप कह सकते हो कैन आई रिलाई ऑन यू। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हो, वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हो, तो आप कहोगे ही इज समवन यू कैन रिलाई ऑन। ही इज समवन यू कैन रिलाई ऑन। नेक्स्ट वन इज टू प्रिटेंड। नाउ प्रिटेंड का मीनिंग होता है दिखावा करना या ढोंग करना। दिखावा करना या ढोंग करना। तो अगर आप कहना चाहते हो वो बीमार होने का ढोंग कर रहा है, तो आप कह सकते हो ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। अगर आप कहना चाहते हो कि वो ऐसा दिखावा कर रहा था या वो ऐसा ढोंग कर रहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा दिखावा कर रहा था या ढोंग कर रहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। He pretended that he didn't mind. He pretended that he didn't mind. Another example, क्या तुम सिर्फ इंटरेस्टेड होने का दिखावा कर रहे थे? अगर आप कहना चाहते हो क्या तुम सिर्फ इंटरेस्टेड होने का दिखावा कर रहे थे? Were you just pretending to be interested? Were you just pretending to be interested? आप ऐसे भी कह सकते हो क्या तुम गुस्सा होने का दिखावा कर रहे थे या ढोंग कर रहे थे? क्या तुम गुस्सा होने का ढोंग कर रहे थे? Were you pretending to be angry? Were you pretending to be angry? अगर आप कहना चाहते हो क्या तुम खुश होने का ढोंग कर रहे थे, तो आप कह सकते हो Were you pretending to be happy? क्या तुम खुश होने का ढोंग कर रहे थे? Were you pretending to be happy? Another example, आप और कह सकते हो उसको चोट नहीं आई है, वो सिर्फ ढोंग कर रही है। उसको कोई चोट नहीं आई है, वो सिर्फ ढोंग कर रही है, तो आप कह सकते हो She isn't really hurt, she is just pretending. She isn't really hurt, she is just pretending. Next one is to imitate. To imitate. Imitate करने का मीनिंग होता है किसी की नकल करना, किसी की नकल करना। तो अगर आप कहना चाहते हो कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चों को आप जो बोलते हो वो नहीं करता है वो, बल्कि आप जो करते हो वो करते हैं। आप जैसा काम करोगे वैसा ही वो करेंगे। मतलब आप बच्चों को 10 बार बोलोगे कि गाली नहीं देना, लेकिन अगर आप खुद गाली देते हो तो बच्चा गाली देगा। अगर आप खुद गाली देते हो बच्चों के सामने तो बच्चा गाली ज़रूर देगा, क्योंकि वो नकल करते हैं आपकी। वो जो भी सीखते हैं वो अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हो कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, तो आप कह सकते हो चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स। अगर आप कहना चाहते हो कि वो अपने टीचर की नकल करता है, तो आप कहोगे ही इमिटेट्स हिज टीचर। ही इमिटेट्स हिज टीचर।
आप कहना चाहते हो कि मेरा 4 साल का बेटा जो है वो मेरी नकल करता है, तो आप कहोगे माई 4-year-old son imitates me. My 4-year-old son imitates me. Monkeys imitate others, right? Monkeys imitate. Monkeys क्या करते हैं? Imitate करते हैं, वो नकल करता है. Monkeys imitate. So कहानी आपने सुनी होगी कि एक वो टोपी वाला a cap seller वाली कहानी. A cap seller was going somewhere and then he was selling the caps and one day he sat under the tree. He slept under the tree. वो पेड़ के नीचे सोया. There were a lot of monkeys. बहुत सारे मंकीज़ वहाँ थे. उन मंकीज़ ने उसकी कैप उठाकर लेके चले गए. All the monkeys came down and took away all his caps. सारी उसकी कैप्स उठाकर लेकर चले गए. And then when the cap seller got up, जब वो कैप सेलर जागा तो उसने देखा कि all the monkeys were wearing the caps. सभी मंकीज़ वो टोपी पहने हुए थे. तो कैप सेलर ने पत्थर उठाकर मारा. The cap seller threw a stone at the monkeys. Cap seller threw a stone at the monkeys. तो मंकीज़ ने भी उसको पेड़ से कुछ फल उठाकर तोड़कर फेंक कर मार दिए. The monkeys also plucked some fruits from the tree and they threw the fruits at the cap seller. They threw the fruits at the cap seller. तो वो क्या कर रहे थे? वो इमिटेट कर रहे थे. जैसा जैसा ये कैप सेलर कर रहा था वैसे वैसे वो मंकीज़ कर रहे थे. मंकीज़ वर इमिटेटिंग द कैप सेलर. द मंकीज़ वर इमिटेटिंग द कैप सेलर. वो मंकीज़ कैप सेलर को इमिटेट कर रहे थे. सो फिर कैप सेलर ने अपनी कैप उतार के नीचे रख दी. द कैप सेलर पुट ऑफ हिज कैप एंड ही पुट इट डाउन. उसने अपनी कैप उठा के नीचे रख दी, उतार के नीचे रख दी. सो ऑल द मंकीज़ थ्रू देयर कैप्स डाउन. सभी मंकीज़ ने भी अपनी कैप्स उतार के फेंक दी. सो मंकीज़ वर इमिटेटिंग द कैप सेलर. Spelling of imitate is I-M-I-T-A-T-E. Imitate. Okay. Next one is to grind your teeth. To grind your teeth. Now grind your teeth का meaning होता है दांत पीसना. To rub teeth together noisily. To rub teeth together noisily इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा और हिंदी में इसका मीनिंग है दांत पीसना. तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो दांत क्यों पीस रहे हो? Why are you grinding your teeth? Why are you grinding your teeth? Why are you grinding your teeth? G-R-I-N-D-I-N-G. Grinding. Why are you grinding your teeth? आप दांत क्यों पीस रहे हो? Why are you grinding your teeth? ये एक बीमारी भी होती है, ब्रुक्सिज्म इसका नाम होता है. जब अनजाने में कुछ लोग सो जाते हैं रात को, सोने के बाद में ऑटोमेटिकली वो दांत पीसते हैं, उनको पता भी नहीं चलता. तो इस एक बीमारी भी होती है ऐसी. तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, इफ़ यू नो यू आर ग्राइंडिंग योर टीथ, अगर आपको पता चला कि आप अपने दांत पीसते हो अनजाने में, इफ़ यू नो दैट यू आर ग्राइंडिंग योर टीथ पर्टिकुलरली एट नाइट, स्पेशली रात को अगर आप दांत पीसते हो सो जाने के बाद नींद में, तो सी योर डेंटिस्ट. अपने डेंटिस्ट से जाकर मिलिए. सी योर डेंटिस्ट. क्योंकि ये एक बीमारी होती है जहाँ स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण कुछ लोग रात को सो जाने के बाद दांत पीसते हैं और उनको पता नहीं चलता. इफ़ यू ग्राइंड योर टीथ, इफ़ यू नो दैट यू ग्राइंड योर टीथ पर्टिकुलरली एट नाइट, स्पेशली रात में अगर आप अपने दांत पीसते हो तो आप अपने डेंटिस्ट को जाकर मिले. सी योर डेंटिस्ट. इफ़ यू नो दैट यू ग्राइंड योर टीथ पर्टिकुलरली एट नाइट, सी योर डेंटिस्ट. ग्राइंड योर टीथ का मीनिंग होता है दांत पीसना. सो गाइस हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम सीख रहे हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा रहा हूँ. हो सकता है कि ये एग्जाम्पल्स आपको याद न रहे, लेकिन एटलीस्ट जब आप इस लाइव शो में आते हो और आपका लिसनिंग हो जाता है, एटलीस्ट एक बार आपने ये वर्ड सुने हुए होते हो, दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में इन शब्दों से आपका पाला पड़ेगा तो ये वर्ड्स आपको सुने हुए लगेंगे और जल्दी समझ में आएंगे. सो ये मत सोचिए कि मैं लाइव शो में आया तो सही, लाइव शो में आकर के मैंने कुछ वर्ड सुने भी और सुनने के बाद तो मुझे याद तो नहीं रहेंगे. ऑफकोर्स याद नहीं रहेंगे, पहली बार सुने हैं तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप इनको बार बार सुनोगे, इस लाइव शो में आप सुन रहे हो, इसके अलावा कभी आप कोई किताब पढ़ रहे हो, वहाँ वही वर्ड्स अगर आपके सामने आएंगे तो शायद आपको क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने लाइव शो में सुना था, दीपक सर के लाइव शो में मैंने ये वर्ड सुना था. तो आपको वो याद आएगा कि मैंने पहले कहीं तो भी सुना हुआ है. और ऐसे ही 2-3 बार जब लिसनिंग हो जाएगा, वही शब्द 2-3 बार जब आपके सामने आता है तो फिर आपको वो याद हो जाता है परमानेंटली. तो जब भी आप कोई वोकेबलरी सीखने वाला सेशन कर रहे हो या कोई नया वर्ड आप पढ़ रहे हो, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये वर्ड्स याद थोड़ी रहेंगे. इतने सारे वर्ड्स नहीं याद रहेंगे, एक बार में इतने वर्ड्स याद नहीं रहेंगे. लेकिन जब आपका लिसनिंग 2 से 3 बार हो जाता है, एक जैसे वर्ड्स जब आप बार बार सुनते हो, अभी पहली बार सुना, अगली बार और कहीं सुनोगे, कभी स्कूल की पढ़ाई करते हुए सुनोगे, कभी किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे, कभी टीवी पे सुन लोगे, तो आपको वो सुना हुआ सा लगेगा. और ऐसे 2-3 बार जब वो वर्ड सामने आएंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे. सो ग्राइंड योर टीथ का मीनिंग कोशिश करिए कि याद रहे. ग्राइंड योर टीथ का मीनिंग दांत पीसना. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोन. ग्रोन का मीनिंग होता है कराहना. दर्द से जो आवाज़ निकलती है, हमारी दर्द की वजह से हमारी आवाज़ निकलती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पिन चुभ होता है तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, तो वो जो आवाज़ है वो होती है ग्रोनिंग. ओके, ग्रोनिंग. तो अगर आप कहना चाहते हो कि वो दर्द के मारे करहा रहा था, वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था या करहा रहा था, हिंदी में बोलते हैं कराहना. कराहना मतलब दर्द के मारे आवाज़ निकलती है मुंह से, उसको हम बोलते हैं कराहना. इंग्लिश में कहेंगे ग्रोनिंग. So he was groaning with pain. He was groaning with pain. Pain, P-A-I-N, pain. और groaning की spelling G-R-O-A-N-I-N-G. G-R-O-A-N-I-N-G. He was groaning with pain. वो दर्द के मारे करहा रहा था.
ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिलिएट। अगला वर्ड है ह्यूमिलिएट, किसी को ह्यूमिलिएट करना, टू ह्यूमिलिएट समवन, टू ह्यूमिलिएट समवन यानी कि किसी को शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा करना, टू ह्यूमिलिएट समवन, किसी को अपमानित करना, किसी का अपमान करना, टू ह्यूमिलिएट समवन। तो अगर आप कहना चाहते हो कि मेरा अपमान करना बंद करो, तो आप कहोगे स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग मी, स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग मी, मेरा अपमान करना बंद करो, स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग मी, मेरा अपमान करना बंद करो, स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग मी। ओके, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू लाइक दिस लाइव सेशन, आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम स्पेशली।